हेलो बच्चों, कल की वीडियो में हमने WBCs के बारे में पढ़ा था जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का निर्माण करती है। तो आज हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है इम्यूनिस। इस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्री ऑफ बर्डन, यानी कि स्वतंत्र करना। किससे स्वतंत्र करना? रोगों से स्वतंत्र करना। तो इस तरह से रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है। हम देखते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, इनसे जब इन्फेक्शन होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये भी हम जानते हैं कि हर रोज़ हज़ारों बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर में जाते हैं। हम खाना खाते हैं, खाने के थ्रू या पानी पीते हैं, या हमारे कोई घाव या कट लग जाता है तो उसके थ्रू ये सूक्ष्म जो जीव हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारी बॉडी में एंटर करते रहते हैं। लेकिन हम हमेशा या हर रोज़ बीमार नहीं होते। तो यहाँ पर ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या हमारे शरीर में इस तरह का कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इतने बैक्टीरिया, वायरस रोज़ जाते हैं फिर भी हम रोज़ बीमार नहीं होते। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का सिस्टम है, एक तंत्र है जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये इम्यूनिटी सिस्टम हर समय रोगों से लड़ता रहता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। इस इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि बार बार ये शब्द आएंगे कि जो बीमारियां पैदा करते हैं उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। हम रोग जनक भी कह सकते हैं या रोग कारक कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे हम पैथोजन कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। और ये होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोअन्स। तो इन्हें हम रोगाणु या रोगजनक या हम कहेंगे एंटीजेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी शरीर हमारी बॉडी से बाहर से जाता है, जो हमारी बॉडी का नहीं है और जो बाहर से होता है, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस हो या कोई विशेष प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई पार्टिकल्स हो, कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, वो एंटीजन की तरह काम करती है और हमारे शरीर में उन एंटीजेंस के प्रति एंटीबॉडीज बनती है जो उन्हें ख़त्म कर देती हैं या उन्हें नष्ट करके हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो अब समझते हैं हम इसी सिस्टम के बारे में। इम्यूनिटी सिस्टम है, ये इम्यूनिटी सिस्टम है या इसे इम्यून सिस्टम हम कह सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो सहज या इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम और एक होता है अर्जित या उपार्जित, या जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। यानी इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। इन्नेट जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसे हम जन्मजात भी कहते हैं। शब्द से ही पता चलता है, जन्मजात यानी अडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम, ये हमको जन्म से ही प्राप्त होता है, यानी माता पिता से ही प्राप्त होता है हमको। और इसे हम अविशिष्ट इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं। अविशिष्ट यानी नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब है ये जो सिस्टम है सबके शरीर में और सभी प्रकार के रोग कारकों के लिए एक ही तरह से काम करता है। कोई स्पेसिफिक कोई काम नहीं करता है, कोई स्पेसिफिक प्रकार की, कोई विशेष प्रकार की कोई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। ये सभी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे कोई प्रोटोजोन्स हो, वो सभी के लिए एक ही तरह से काम करता है। इसलिए इसको अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि ये जो सहज या इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम है ये हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? एक्चुअल में ये बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स यानी कि अवरोध, यानी कि रुकावट। ये हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को अंदर प्रवेश करने से रोकती हैं। तो इन्नेट जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें बैरियर्स आते हैं। अब ये बैरियर्स कौन कौन से हैं? पहला है, इसमें है शारीरिक अवरोध, यानी कि फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि त्वचा। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो
त्वचा है उसकी सबसे ऊपरी जो परत है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, और उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन। इसका एक मृत स्तर होता है केराटिन का, और ये कंटिन्यूअस लेयर होती है जो पूरे शरीर पर आवरण बनाती है, अर्थात हमारे पूरे शरीर को ढकती है। तो पहला बैरियर यही है, किसी भी रोगाणु को शरीर में अंदर जाने से हमारी त्वचा का जो केराटिन स्तर है वो इसको रोकता है। तो इसलिए इसको, क्योंकि ये सबसे पहला अवरोध है, इसलिए इसको फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है ये। इसके अलावा श्लेष्मा होती है, जैसे नाक, मुंह और श्वास नली में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट होता है, जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं। जितने भी, जैसे हम सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होते हैं, वो मुंह में या नाक में इस श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, और ये अंदर जाने से इनको रोका जा सकता है। इसी तरह से श्वास नली में जो होता है वहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और वहाँ एक एपिथीलियम भी होती है, सीलिएटेड एपिथीलियम। वो क्या करती है कि सीलिया, हम जानते हैं कि गति करते हैं, तो कोई भी कण बाहर से अंदर जाता है श्वास नली में तो वो सीलिया बाहर की ओर गति करते हैं और उस कण को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, श्वास नली से बाहर निकाल देते हैं। तो ये दो तरह के शारीरिक अवरोध हुए, त्वचा और श्लेष्मा। ये बैक्टीरिया वगैरह को अंदर जाने से रोकती है। दूसरा जो अवरोध होता है यानी बैरियर होता है वो है कारिकीय अवरोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। यदि जो त्वचा और श्लेष्मा ये इन बैक्टीरिया को नहीं रोक पाती है और अंदर शरीर में चली जाती हैं, तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी कोशिका के संपर्क में आता है और संक्रमण करता है, तो हमारे ब्लड में उपस्थित बहुत सारी जो मैक्रोफेजेज होती हैं, जो कि एक तरह की WBCs होती हैं, वो एक रासायनिक पदार्थ पायरोजन का स्रावन करती है। पायरोजन, ये पायरोजन क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमारे ब्लड में Fe की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो विशेष टेम्परेचर पर काम करते हैं, तो यदि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो वो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तो बुखार आ रहा है हमको, तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं संक्रमण है, इन्फेक्शन है, और हमारी बॉडी उस संक्रमण से लड़ रही है। दूसरी जो चीज़ है वो है pH। जो वायरस होते हैं या जीवाणु होते हैं, खासकर जीवाणु, वो विशेष प्रकार के pH पर काम करते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। 6.5 से लेकर 7 pH पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया अंदर गया, आँख में गया या मुंह में गया, तो जैसे आंसू, लार और पसीना, इनका जो pH होता है वो 3 से 5 pH होता है। तो इस pH इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते। आमाशय है, हम जानते हैं हमारे आमाशय से HCl सीक्रेट होता है जिसका pH 1 से 2 तक होता है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इतने कम pH में बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते और भोजन के साथ आए हुए सारे बैक्टीरिया को ये HCl ख़त्म कर देता है। आगे हम आहार नली में चलते हैं, तो जो ग्रहणी होती है उसमें पित्त रस से सीक्रेट होता है, पित्ताशय से, जिसका pH 7.5 से 8 होता है। यानी इसकी जो बैक्टीरिया के ग्रोथ की जो नॉर्मल रेंज है 6.5 से 7, इससे ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अधिक pH में भी बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते। तो यहाँ पर भी ये इस pH में ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा सीबम, जो हमारी त्वचा में सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, वो एक चिपचिपा और पसीना निकालती हैं जिसका pH लगभग थोड़ा ज़्यादा होता है, क्षारीय होता है। सेरुमन, जो सेरुमिनस ग्रंथियाँ होती हैं हमारे कान में, वो सेरुमन पदार्थ का सीक्रेशन करती है। ये भी एक चिपचिपा पदार्थ है, इसे कर्णमोम कहते हैं। तो बैक्टीरिया वगैरह अंदर जाते हैं तो उनको रोक लेता है। खासकर हमारे कान में ये फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कवक या फफूंदी के कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको ये सेरुमन ख़त्म कर देता है। जब हमारे जुकाम होती है, हम जानते हैं कि जुकाम जो होती है वो वायरस के कारण होती है, और जुकाम होती है तो नाक से पानी बहता है, जिसे नासी का स्राव कहते हैं हम।
तो ये नासिका स्राव में जो वायरस होते हैं वो बहकर शरीर से बाहर आ जाते हैं, यानी कि वायरस को और इनको यहाँ पर रोक लिया जाता है। दूसरी ओर जब पसीना आता है हमारे, तो पसीना में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो ये फिजियोलॉजिकल अवरोध थे जो बैक्टीरिया वायरस को रोक देते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगला होता है एक पूरक तंत्र होता है, कप्लीमेंट्री प्रोटीन सिस्टम होता है ये। तो हमारा जो ब्लड होता है उसके प्लाज्मा में एक सिस्टम तो रक्त का थक्का बनने का होता है, एक दूसरा प्रमुख सिस्टम और होता है जिसे कप्लीमेंट्री सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में मुख्यतः प्रोटीन्स होती हैं 30 प्रकार की जो प्लाज्मा में रहती हैं। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, कोई भी जीवाणु कोशिका शरीर के अंदर गई और उसमें छेद कर देती हैं और उस जीवाणु को नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा ये एक और इम्पॉर्टेंट काम करती हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया गया और उसको चारों ओर से घेर लेती हैं, उसके चारों ओर एक आवरण बना लेती हैं, और वहाँ से गुजर रही मैक्रोफेजेज और न्यूट्रोफिल जब उसको देखती हैं तो वो उसकी ओर आकर्षित होती हैं और संक्रमित होने वाले स्थान पर पहुँच जाती हैं और उन बैक्टीरियाओं को ख़त्म कर देती हैं। ठीक ऐसे जैसे कहीं हम रोड पे जा रहे हों और हम भीड़ देखते हैं इकट्ठी हो रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमारी जिज्ञासा होती है कि हम वहाँ जाएं, देखो क्या हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से ये जो प्रोटीन्स है वो बैक्टीरिया को घेर लेती है, तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वहाँ पर आकर्षित होती हैं और वहाँ जब जाती हैं तो बैक्टीरिया होता है और उनको ये खाकर ख़त्म कर देती हैं। तो ये हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये उसमें ये जो कप्लीमेंट्री सिस्टम होता है इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो अगला बैरियर है वो है भक्षाणु अवरोध, या इसको हम फैगोसाइटिक बैरियर्स भी बोलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम भक्षाणु कोशिकाएं कहते हैं। ये होती है न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेज। इनमें से जो न्यूट्रोफिल्स है वो फैगोसाइटिन और लैक्टोफेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्रावन करती हैं जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। इयोसिनोफिल्स हैं, ये भी WBC हैं। ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा जो विष या टॉक्सिक पदार्थ सीक्रेट किया जाता है उस विष को ये उदासीन कर देती हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं। टी सेल्स जो होती हैं वो रोगाणु का भक्षण करती हैं। और मैक्रोफेजेज जो होती हैं इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम होते हैं। ये मैक्रोफेजेज लाइसोसोम की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है और रोगाणुओं को खाकर ख़त्म कर देती है। यानी कि भक्षाणु वो होते हैं जो पूरे बैक्टीरिया या वायरस को निगल लेते हैं, पूरा निगल कर उसको ख़त्म कर देते हैं। और ये विशेष प्रकार की न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स और मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, ये रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी वो स्किन थी। यदि वहाँ से भी बैक्टीरिया नहीं रुका है और किसी तरह से प्रवेश कर गया है तो ये सेकंड डिफेंस लाइन ऑफ आवर बॉडी होता है, वो होता है भक्षाणु। यहाँ पर तो उनको वो ख़त्म कर ही देता है। अगला जो अवरोध होता है वो होता है साइटोकाइनिन अवरोध, या इसको हम प्रदाह अवरोध कहते हैं या सोथस प्रतिवेदन कहते हैं। इन्फ्लामेटरी बैरियर्स होता है। बच्चों देखो, हम देखते हैं कि जैसे हमारे चोट लग गई या किसी जहरीले कीट ने या मधुमक्खी ने हमें डंक मार लिया तो हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो लाल हो जाती है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वो स्थान थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? देखो, जैसे ही चोट लगती है, डंक लगता है, तो जो वो कीट है वो एक टॉक्सिक पदार्थ यानी विष स्रावित करता है। तो जैसे ही ये विष हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो हमारी ब्लड में उपस्थित बेसोफिल्स और संयोजी ऊतक में उपस्थित मास्ट सेल्स, यानी दो चीज़, एक तो बेसोफिल्स और एक मास्ट सेल्स, ये आपस में मिलकर हिस्टामिन बनाती है। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है हिस्टामिन। तो इधर से विष और बेसोफिल और मास्ट सेल्स से बना हुआ हिस्टामिन, ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं
तो उस स्थान की जो रक्तवाहिनियाँ हैं वो फैल जाती हैं और उसकी जो कोशिका झिल्ली है उसकी पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रक्तवाहिनियों के फैलने से वहाँ पर रक्त का प्रवाह बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होता है। अब ज़्यादा मात्रा में उस स्थान पर जब ब्लड जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ब्लड में आरबीसीज भी हैं और डब्ल्यूबीसी जैसे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस भी हैं, तो बहुत सारी आरबीसीज होंगी वहाँ, जिसके कारण तो वो जो जगह है, संक्रमित जो स्थान है जहाँ काटा हुआ है वो लाल हो जाएगा, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, तो वो वाली जगह रेड हो जाती है। दूसरी बात, तो उस ब्लड में बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, क्योंकि ब्लड की मात्रा ज़्यादा जाएगी तो नेचुरली न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा जाएगी, तो ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है वो उस विष को या उस बैक्टीरिया को खाकर ख़त्म कर देगा। अब वहाँ पर वो जो स्थान है लाल हो गया। अब क्या होता है कि जो चोट लगी है या डंक मारा है वहाँ पर जो सेल्स हैं वो चोटग्रस्त हो जाएंगी, क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, और सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड है वो उस चोट वाले जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए वो फ्लूइड इकट्ठा होने से वहाँ पर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी और दर्द होगा, और वो स्थान कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो चोट लगने पर ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, उस जगह का गर्म होना या लाल होना या सूजन होना या दर्द होना, इन सभी लक्षणों को हम सोथज प्रतिवेदन कहते हैं, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स कहते हैं। ये हमें बताता है, ये सोथज प्रतिवेदन हमको ये बताता है कि उस जगह पर हमारे शरीर में हमारी जो सेल्स है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन हमारी बॉडी, हमारा जो सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो वहाँ पर लड़ रहा है उस चीज़ से और उस जगह की रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इसी में जो साइटोकाइनिन अवरोध है, इसी में एक चीज़ आती है इंटरफेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने पढ़ा होगा आपसे पहले। इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो वायरस संक्रमित सेल्स से स्रावित होती है, यानी ऐसी सेल्स जिनमें वायरस का संक्रमण है। संक्रमित होने के बाद में वो सेल्स है इंटरफेरॉन नामक एक रासायनिक पदार्थ निकालती है। ये इंटरफेरॉन क्या करता है कि उस संक्रमित सेल्स के जो आसपास की सेल्स हैं, जैसे माना कि ये सेल्स है, अब यहाँ पर एक सेल संक्रमित हो गई ये वाली, तो इस सेल्स से ये इंटरफेरॉन सीक्रेट होता है और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, बाकी की जो सेल्स हैं उनको संक्रमण होने से बचाता है। तो ये भी एक तरह से अवरोध उत्पन्न करता है। अगला जो पॉइंट है इसमें, पस या मवाद पड़ना, ये एक सुरक्षात्मक अनुक्रिया है। जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में संक्रमण पैदा कर देता है तो हम जानते हैं कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो कि एक तरह से टी सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, उस संक्रमित कोशिका को मृत कर देती हैं। तो संक्रमित कोशिका भी मर जाती है और बहुत सारी ब्लड सेल्स हैं वो भी मर जाती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, एक तो संक्रमित सेल्स और एक मृत ब्लड सेल्स, ये दोनों आपस में मिलकर पस यानी कि मवाद का निर्माण करती है। और ये मवाद जब वो जगह वहाँ से फूट जाती है, फट जाती है, तो ये मवाद शरीर से बाहर निकल जाती है और इसके द्वारा जो बैक्टीरिया और ये संक्रमित जो सेल्स हैं वो शरीर से दूर हट जाती है। तो ये भी एक तरह से क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है ये मवाद। और इसके द्वारा मुख्यतः हैजा, प्लेग और पेचिस जैसे जो रोग हैं ना, उनसे सुरक्षा होती है। तो बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर जो इन्नेट इम्यूनिटी है, जो जन्मजात इम्यूनिटी है, ये मुख्यतः बैरियर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये अवरोध हैं जो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में नहीं जाए। तो इनके लिए स्किन हमारी काम करती है कि एक आवरण है कि उसको अंदर नहीं जाने देती। उसके बाद श्लेष्मा है, वो बैक्टीरिया को अपने अंदर चिपका लेती है। फिर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। पीएच जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है। इसके अलावा
जो सीबम है, पसीना है, सेरुमन है, और जो प्रोटीन्स है विभिन्न प्रकार की, वो भी बैक्टीरिया को ख़त्म करने या रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद में जो भक्षाणु है, जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेज है, टी सेल्स हैं, वो उन बैक्टीरियाओं को भक्षण करती हैं और आगे संक्रमण होने से रोकती हैं। इसके अलावा सोथस प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो कार्य हमारे शरीर में होते हैं, ये उन बैक्टीरियाओं को या वायरस को रोकने या आगे संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है, इसे हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं या जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं। और ये अविशिष्ट है, यानी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस है सभी के प्रति ये इसी प्रकार की एक जैसी ही क्रिया होती हैं, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं।